All right, so let's go ahead with more questions on structure of atoms and nuclei. Question number 12. The mass of proton is 1.0073 U. U मतलब atomic mass unit, and that of neutron is 1.0087 U. The binding energy of helium is. तो आपको binding energy पूछा है. You must remember binding energy is mass defect, okay, into c square. तो ये आपको पता होना चाहिए. बाय द वे, अगर आपको सी स्क्वायर लिखोगे तो यू गेट इन टर्म्स ऑफ जूल, बट इफ यू वांट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ MeV you have to multiply by 931.5 or just 931. तो मास डिफेक्ट होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए. सो द आइडिया बिहाइंड मास डिफेक्ट इज वेरी सिंपल एंड दैट इज हमें बहुत सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वी वांट टू ब्रिंग इनसाइड अ न्यूक्लियस. तो आपको पता है व्हेन फर्स्ट चार्ज इज ब्रॉट इनसाइड न्यूक्लियस नो वर्क इज डन बिकॉज़ देयर वाज नथिंग टू अपोज. बट व्हेन यू ब्रिंग लेट अस से सेकंड प्रोटॉन, तो पहले प्रोटॉन ने अपोज किया तो वर्क डन करना पड़ा एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. आप जब न्यूट्रॉन को लाओगे तो न्यूट्रॉन के लिए भी वर्क डन करना पड़ता है बिकॉज we will say neutrons are electrically neutral. Then why we need to do work? Because neutrons are made up of quarks and quarks are charged particles. So the energy required to make up a nucleus from its constituent nucleons is called as binding energy. या फिर other way around, the energy required to break the nucleus into its components. या तो न्यूक्लियस को बनाने में या तो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स है उसको स्प्लिट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. नाउ द आइडिया हियर इज, अभी ये वर्क डन हमने किया मतलब हमने कुछ नहीं किया बेसिकली. तो ये वर्क डन हुआ कहाँ से? सो एज यू नो आइंस्टाइन्स इक्वेशन इज इक्वल टू mc square. Some part of mass of nucleons is converted into energy and that is used to bind the nucleons together. तो नॉर्मली होता क्या है कि जब आप न्यूक्लियस का मास मेजर करोगे लेट अस से कैपिटल N, और अगर न्यूक्लियस n नंबर ऑफ z नंबर ऑफ प्रोटॉन से बना है एंड n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बना है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि टोटल mass of nucleus is Zmp plus nmn, where Z is number of protons inside nucleus and n is number of neutrons inside nucleus. तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये जो मेजर्ड मास आना चाहिए of nucleus should be equal to this mass of individual nucleons, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये मिलना चाहिए. बट ऐसा होता नहीं है. नॉर्मली जो मेजर्ड मास है वो इस मास से कम आता है. तो द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो मास, इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं, डेल्टा एम. तो द क्वेश्चन इज कि ये जो एक्स्ट्रा मास मतलब ये जो देयर इज डिफरेंस ऑफ मास, तो ये मास गया कहाँ पे? तो दिस मास एज आई टोल्ड यू इज converted into energy which is used to bind the nucleons together. Okay, तो मास डिफेक्ट आपको फाइंड करते आएगा एंड आपको हीलियम का न्यूक्लियस बोला है, मतलब यू हैव Z एज यू नो, जब आप एक न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे लिखते हो Z, यहाँ लिखते हो A, and then you already know that A mass number is number of protons plus number of neutrons. तो number of neutrons is mass number minus Z. तो अब आपको हीलियम का न्यूक्लियस दिया हुआ है, तो A is 4, Z is 2, तो n number of neutron is A minus Z, मतलब 4 minus 2 is also 2. तो ये 2 into mass of proton is 1.0073 plus n मतलब 2 and into mass of neutron is 1.0087. okay, this is what you have minus आपको यहाँ पे you have been given nucleus
का मास आपको दिया है, तो ये इज 4.0015, राइट। तो ये आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा एएमयू में। So you will get this. Of course, you have to do calculations. So what I am getting is ये पूरा calculation करने के बाद 0.0305 AMU ये आ गया मास डिफेक्ट। हमको चाहिए था बाइंडिंग एनर्जी। As I told you, you just multiply mass defect with 931, you get in MEV। तो मास डिफेक्ट आपके पास है 0.0305 इंटू 931। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है व्हाट इज 9 3 27, है ना। 9 3 27 है, ये 931 है, सो 900 इंटू 0.03 मतलब 27 28 के आसपास आएगा, है कि 28.4, यस 28.4 MeV। So you have option number C as the correct answer. So this is how you are supposed to solve this particular question. Easy. Next question. Half life of radioactive element is 12.5 hour. So T half आपको दिया है, that is 12.5 hour, and its quantity is, तो आपको quantity भी दिया है 256 ग्राम। ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स क्वांटिटी विल रिमेन 1 ग्राम। तो ये जो क्वांटिटी आपको दिया है, लेट अस से दिस इज इनिशियल क्वांटिटी, इसको मैं इनिशियल क्वांटिटी मान के चलता हूँ, राइट। हाफ लाइफ दिया है आपको, एंड दे आर आस्किंग यू कि आफ्टर हाउ मच टाइम द क्वांटिटी विल रिमेन, मतलब फाइनल क्वांटिटी 1 ग्राम होगा। एन एन या एम जैसे भी, डजंट मैटर। एज आई टोल्ड यू, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब it is proportional to mass of nuclei. Okay, then you must know you have a formula n by n0 equal to half raised to n. Very good, where n is total number of half lives. Excellent. Okay, so and n by n0 is proportional to m by m0. Okay, 1/2 raised to n, right? M is 1 gram, this is 256, 1 by 2 raised to n। मैं इसको ऐसा करता हूँ 1 by 2 raised to n, क्योंकि 1 raised to n is 1। okay, therefore you have 2 raised to n is 256, 256 is 2 raised to something, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64, 7 128 and 8 256। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 8, तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हो गए 8। but you should know number of half lives is total time by t half। okay, so total time t is n times of t half, so 8 into 12.5, 8 into 12.5 hours, that is nothing but 100 hours। तो 100 घंटे के बाद after 100 hours the quantity which will be left is 1 gram। so this is how you are supposed to solve this question। ये याद रखना, n is number of half lives, that is total time by t half। ये टाइम पीरियड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टाइम पीरियड जैसे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, mn and mp represent the mass of neutron and proton respectively। an element having mass m and has n neutrons and z protons, then the correct relation will be, अभी अभी मैंने आपको बताया, yes, मैंने अभी अभी आपको बताया zmp plus nmn is always greater than m। okay, इसका मतलब m is less than zmp and plus nmn, option number A। so as I told you, the measured mass of total mass of protons and neutrons is always greater than mass of the nucleus। okay, so option number A। next question, 15th, energy released in nuclear fission is due
As I told you, fission. Fission is splitting, decay of a radioactive nucleus. Some mass is converted into energy. Total binding energy of fragments is more than binding energy of parental element. Total binding energy of fragment is less than the binding energy of parental element. Total binding energy of fragments is equal to the binding energy of parental element. So energy released in nuclear fission is due to some mass is converted into energy. Yeah? So some mass is converted into energy. This is theory question. Agla question. Maximum frequency of emission is obtained for which transition? Maximum frequency मतलब minimum wavelength. इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. ऑब्वियसली एक है लॉन्गर रूट और एक है शॉर्टर रूट. आपको याद होगा, यू हैव लर्नड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये n इक्वल टू 1 लेवल है. देन यू हैव n इक्वल टू 2 लेवल somewhere over here. Then you have n equal to 3 level, n equal to 4. तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स पे जाओगे, मतलब डिफरेंस इन एनर्जी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो एनर्जी लेवल्स विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर. So as you move to higher orbits, difference in energy decreases and then orbits start coming, energy levels start coming closer. ऐसा होता है. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, 4, 5 and 6 and 7. ओके, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. जब वेवलेंथ मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा. बट यू ऑल्सो नो दैट एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी, आप डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी बात कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली से En माइनस Ep इज इक्वल टू h नो. तो आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट डिफरेंस इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ऐसा भी बोल सकते हो आप. दिस इज ऑल्सो ओके. डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू नो. तो आपको इक्वेशन 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो व्हाट यू कैन डू हियर इज एनर्जी डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा. तो ऑब्वियसली यू नो, आपको पता है एनर्जी En is minus 13.6 by n square, of course in eV. तो n इक्वल टू 1 के लिए E1 आपको मिल जाएगा minus 13.6 eV, ये minus 3.4 eV, उसके बाद ये minus 1.5 eV ऐसा आता है. राइट, ओके, वेरी ऑब्वियस. एनर्जी लेवल से दिख रहा है मैक्सिमम डिफरेंस किस में है, 2 to 1. तो फिर ज्यादा सोचना नहीं है. ऑप्शन नंबर ए. वो एक्चुअली एनर्जी लेवल से ही क्लियर था. इट वाज क्लियर फ्रॉम देयर. मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस इज फॉर 2 to 1. ओके, गुड. बट 18th number question. Okay, so when an electron does transition from 4 to 2, then emitted line spectrum will be लीमेन बाल्मेर, मतलब बाल्मेर होगा. 3 to 2 फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मेर, 4 to 2 सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मेर. अगला क्वेश्चन 19 नंबर. atomic weight of boron is 10.81 and it has two isotopes, boron 10.5 and 11.5. then the ratio of 10.5 is to 11.5 in nature would be. आपके पास बोरॉन है जिसका एटॉमिक वेट आपको दिया है 10.81 और नेचर में उसके दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं 10.5 and 11.5. So what would be ratio of these two? Alright, so to solve this question, what we will do is we will make use of something called as average atomic coefficient.
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से ये जो आइसोटोप 10 है इसका परसेंटेज है x. ओके, लेट x बी द परसेंटेज ऑफ बोरॉन 10. तो बोरॉन 10 का जो अवेलेबल परसेंट है दैट इज लेट अस से x, है ना. तो बचा हुआ मतलब 100 माइनस x किसका होगा, 11 का. सो if you have x% of boron 10 in nature, then obviously 100 minus x will be the percentage of 11.5. Okay, there is something called as average atomic weight या average atomic coefficient. एवरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो आइसोटोप्स है इसलिए एवरेज की बात कर रहे हैं. तो इट इज एटॉमिक मास नंबर जिसको आप बोलते हो ऑफ 1 इंटू एक्स, 1 मतलब यहाँ पे x है वो, प्लस A2 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज आपका 100 है. A1 इज 10 क्योंकि ये 10 है ना, इंटू x प्लस A2 इज 11 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100. बट ये एवरेज एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10.81. सो दे हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस एज 10.81. 10.81. So therefore 10.81 equal to 10x plus 1100 minus 11x upon 100. ये 100 को वहां शिफ्ट कर देता हूं मैं, तो you will get 1081 equal to minus 1100 minus x. ओके, तो आपको मिल जाएगा x equal to 1100 minus 1081 that is 19. तो x अगर 19% है तो बचा हुआ 81 होगा, राइट. सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ बोरॉन 10 5 is 19 and hence that of boron 11 5 will be 100 minus x that is equal to 100 minus 19 that is 81. Okay, therefore आपको क्या पूछा था, रेशो. Therefore ratio of B10.5 by B11.5 is equal to 19 by 81. Option number C. सिर्फ एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालता है ये पता होना चाहिए, that's it. So you will be able to find out x which is percentage of boron 10. अगला क्वेश्चन. The 21 centimeter radio wave emitted by hydrogen in interstellar space is due to interaction called the hyperfine interaction in atomic hydrogen. The energy of the emitted wave is nearly. Very good. If someone of you wants to be future astrophysicist, ये 21 centimeter line is very important. बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर और it is very important. तो anyone coming from astrophysics background will be aware of what is 21 centimeter line और बहुत ज़्यादा सुनोगे. 21 centimeter radio wave. Okay, so emitted by hydrogen atom. Why? Because you know our space is full of hydrogen. Why? Because hydrogen is the most basic element. एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया तो जो सबसे बेसिक बनेगा वो है हाइड्रोजन. एंड रेडियो वेव, of course you know hydrogen spectrum, Lyman Barner Pasteur bracket fund. Lyman is in UV, उसके बाद Balmer is in visible, फिर near infrared, mid infrared, far infrared.
तो 21 सेंटीमीटर रेडियो वेव है। रेडियो वेव उसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, इंफ्रारेड के भी बहुत आगे जाके रेडियो वेव मिलता है आपको। सो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, तो ये बहुत एक स्पेशल लाइन है। एनीवेज, तो विल नॉट गो इनटू मच डिटेल ऑफ इट, बट दिस इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपर फाइन इंटरैक्शन, वहां से आता है। आपको पूछा है व्हाट इज द एनर्जी इमिटेड, तो आपको तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको E इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, एंड व्हिच इज एच सी बाय लैम्डा। तो आपको सिर्फ एनर्जी फाइंड करना है। H is 6.63 into 10 power minus 34, C is 3 into 10 power 8, and lambda is 21 centimeter, मतलब 21 into 10 power minus 2, 1 जा 7 जा roughly okay 1, तो ये आ जाएगा आपका 10 पावर माइनस 34 और ये 8 और ये प्लस 2 ऊपर जाने के बाद 10 पावर माइनस 24, तो 10 पावर माइनस 24 जूल, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके गुड। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज minus 13.6 eV. The energy of the first excited state will be, आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी पूछा है, एंड यू ऑलरेडी नो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज En is equal to minus 13.6 by n square, तो minus 13.6 by 2 square, that is minus 3.4. So some joke questions are being asked. अगला क्वेश्चन, an electron makes a transition from orbit n equal to 4 to orbit n equal to 2 of hydrogen atom. What is the wavelength of emitted radiation? Okay, तो ये भी जोक है, because you know wavelength 1 by lambda is r 1 by p square minus 1 by n square, तो ट्रांजिशन आपके पास हो रहा है 4 से लेके तो 2 पे, तो p की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, तो 1 by lambda is equal to r 1 by 4 minus 1 by 16, तो ये आपको सिर्फ सॉल्व करना था, कुछ नहीं है। 16 minus 4 is 12 upon 4 into 16, 1 जा 3 जा, तो ये आपको मिल जाएगा 16 by 3r, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज्ड इन द fission of single uranium 23592 is 200 MeV. The fission rate of uranium 23592 filled reactor operating at a level of 5 watt is. Okay, तो आपको फिजन रेट पूछा है। फिजन रेट मतलब dn by dt, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ डीके पर सेकेंड, ऐसा बोल सकते हो इसको आप। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। You should know fission rate is equal to power upon energy per fission. Okay, so power is 5 watt, energy per fission is 200 MeV. 200 MeV मतलब 200 into 10 power 6 EV. Now you should know how to convert from EV to joule. Multiply by 1.6, not divide by, multiply by 1.6. 1.6 into 10 power minus 19. तो ये आप अगर देखोगे तो what you can do is 5 by 2 into 16, मैंने इसका एक पॉइंट हटा दिया, तो ये हो गया 10 पावर माइनस 20 और ये टोटल 8 पावर है, तो माइनस 12 आएगा, 10 पावर माइनस 12 आएगा, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। देन ये उसको ऊपर ले जाओगे, 5 into 10 power 12, 1 by 2 is 0.5, okay, 1 by 16 if you remember, 1 by 4 is 0.25,
1 by 8 is 0.125, 1 by 16 is 0.0625, तो 0.625. ओके, तो वापस से पावर्स में 5 into 5 is 25, दिस इज 2.5, मतलब इनटू इसके तो पावर्स हटाने ही पड़ेंगे आपको, तो 6.25. या तो दूसरा भी मेथड है, इफ यू वांट देयर आर अनदर मेथड आल्सो ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ कोर्स, तो 10 पावर 10. तो अब ज्यादा सोचना है नहीं आपको, बिकॉज 6 into 6.25 into 2.5, डू कैलकुलेशंस. ओके, तो ये 15 के आसपास आता है. दिस इज, क्योंकि 6 into 2 12, 6 into 3 18, 6 into 2.5 is 15. तो ये 15.6 into 10 power 10 आएगा. So this will be 1.56 into 10 power 11. तो 1.56 into 10 power 11 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी. Okay, this is how you're supposed to do. Question: the half-life of radium is 1600 years. The fraction of sample of radium that would remain after 6400 years is. First of all, you need to find out how many half-lives are there. Of course, 4. So there are 4 half-lives. तो 4 half-life हो गए. और आपने अभी अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, n by n0 equal to 1 by 2 raised to n. तो this is 1 by 2 raised to 4. So this is 1 by 2 raised to 4 is 16. तो fraction left is 1 by 16, क्योंकि n is n0 by 16, मतलब इनिशियल अमाउंट का 16th is remaining. तो ऑप्शन नंबर D. This is how you are supposed to solve. This is amount left, not decay. अगर पूछा होता what is the amount decay, कितना decay हुआ ये पूछा होता तो क्या करते? 1 minus 1 by 16 करते. टोटल फ्रैक्शन, टोटल अमाउंट अगर मैं 1 मानता हूँ तो 1 minus 1 by 16 करते, मतलब 15 by 16 is decay. 15 by 16 फ्रैक्शन decay हो गया, right? So that's all for atoms and nuclei. So we are done with this particular chapter.